अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज के साथ मैं हूं सबज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबरें और खासकर जनवरी के पहले हफ्ते के बारे में बात करेंगे 2024 का कि क्यों इतनी अहमियत का हामिल है और खासकर सुप्रीम कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में बहुत से अहम केसेस की समाअत होने जा रही है और उनके बारे में भी डिटेल से आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ही बात करेंगे पीटीआई के जो रहनुमाओं के कागजात नामजद की मुस्तरद किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ ही तीसरी खबर के बारे में आपको बताएंगे कि सियासी रहनुमाओं की एक खुफिया वीडियो मंजरेआम पर आई है और उससे क्या सबक मिलने देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जनवरी का पहला हफ्ता यानी कि जनवरी 2024 बहुत अहमियत का हामिल है। हो सकता है कि जनवरी के इस हफ्ते के दौरान जो है वो जो सियासी नजर आ रहा है माहौल वो बिल्कुल ही उसके काया पलट जाए। जैसे हालात हमें नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट भी हो सकते हैं। जिस तरह के 2 जनवरी 2024 को सबसे पहले जो समाअत होने जा रही है वो नवाज शरीफ साहब के अहले और ना अहली के केस के हवाले से है कि क्या उन्हें आइंदा के जो इंतखाबात होंगे उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 7 रुकनी और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में इस केस पर समाअत करेगा। और ये केस बहुत ही अहम है और खासकर नून लीग के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब को क्या 5 साल की जो तरमीम की गई है एक्ट में 2017 में कि क्या नाअहली खत्म हो चुकी है या नहीं हुई। तो इस हवाले से बहुत अहम दिन होगा नून लीग के लिए 2 जनवरी। लेकिन इसके साथ साथ ही 6 जनवरी भी बहुत अहम है और ये भी सुप्रीम कोर्ट में ही समाअत होने जा रही है और वो है इमरान खान साहब यानी कि दोनों ही साबिक वजीर आजम है जिनके हवाले से ये हफ्ता जो होगा जनवरी का वो बहुत अहम रहने जा रहा है। और इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब के तमाम तर केसेस और खासकर तोशाखाना केस की जो केस के खिलाफ जो सजा दी गई थी उसके खिलाफ अपील दायर करने जा रही है पीटीआई। लेकिन जस्टिस काजी फैज ईसा साहब छुट्टियों पर है। जैसे ही वो वापस आएंगे उसके बाद पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में यह दायर दरखास्त करेगी तोशाखाना केस में जो इमरान खान साहब को नाअहली की सजा दी गई थी उस हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरे के बाकी के जितने भी अहम तरीन केसेस हैं इमरान खान साहब के उन तमाम को सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी 2024 को समाअत करने जा रही है और इस हवाले से भी बहुत अहम फैसले आने वाले हैं। और देखना यह है कि अगर एक तरह से नवाज शरीफ साहब को 2 जनवरी को रिलीफ दे दिया जाता है तो हो सकता है कि आइंदा का जो वजीर आजम का कॉन्सेप्ट था जो ये बयानिया आ रहा था सामने के मुझे इसीलिए बुलाया गया है या जिस तरह से भी उनको यहाँ पर लाया गया तो इस हवाले से भी कि वही वजीर आजम होंगे जैसा कि नून लीग चाहती है। तो हो सकता है कि हालात जो है वो नून लीग के हक में चले जाएं। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर नवाज शरीफ साहब को नाअहल ही करार दिया गया और उनकी जो है वो अहली जो है वो बहाल नहीं की गई इंतखाबात के हवाले से तो फिर जो नून लीग का नया बयानिया होगा वो हो सकता है कि ये भी हो या मियां नवाज शरीफ साहब का जो नया बयानिया होगा वो ये होगा कि मुझे क्यों बुलाया गया। क्योंकि जब भी उन्हें किसी भी बात पर की जाती है तो उन्हें वो ही अपना याद आता है कि मुझे क्यों निकाला गया था। और इसके बाद से अब हो सकता है अब देखते हैं कि नया बयानिया जो है वो 2 जनवरी के बाद ही मंजरेआम पर आएगा कि वाकई में आइंदा का जो वजीर आजम होगा वो कौन होगा। और इसके साथ साथ ही अगर अदालतें नवाज शरीफ को नाअहल करार जो है वो दिया हुआ था उसको कलअदम करार दे देती हैं, उसको खत्म कर देती हैं और उनके अहली को बरकरार कर देती हैं, बहाल करती हैं, तो इसके साथ साथ ही फिर क्या इमरान खान साहब के लिए भी कोई ऐसा रिलीफ होगा कि क्या उन्हें भी नाअहली जो उनको सजा दी गई है वो खत्म की जाएगी या नहीं की जाएगी कि ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हो सकता है कि अदलिया जो है अपने ऊपर लगे हुए इस इल्जाम को दोना चाहे कि हम पर जो इल्जाम होता है कि हम दबाव का शिकार हो जाते हैं या किसी भी तरह का जो मामला होता है और इसके तहत ही दबाव के प्रेशर के तहत आकर फैसले देते हैं तो हो सकता है कि इस दफा की अदलिया जो है वो सबको ही लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए नवाज शरीफ साहब को भी अहली जो अहलियत है उसको बहाल कर दे और इसके साथ साथ ही इमरान खान की नाअहली को भी खत्म कर दे। तो अब देखेंगे कि जब भी 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे तो बहुत दिलचस्प मनाजिर होंगे। हो सकता है कि जो बाकी की सियासी पार्टियां जो परेशान है बेचैनी की जिनमें एक हालत पाई जा रही है कि अगर इमरान खान या बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा तो बाकी की जो सियासी पार्टियां हैं उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। और इसके साथ साथ ही 9 जनवरी 2024 को भी पेशावर हाई कोर्ट एक और अहम केस की समाअत करने जा रहा है पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से कि क्या पीटीआई को बल्ले का निशान देना है या नहीं देना। इस हवाले से भी यह हफ्ता बहुत अहम होने जा रहा है। अब देखते हैं कि इस पूरे एक हफ्ते के अंदर अंदर जो पाकिस्तान की सियासत है हो सकता है कि उसकी काया पलट जाए, बाजी पलट जाए और जो लोगों को आज ये लग रहा है कि आज एक जो शख्स है
स्पेसिफिक जिसको लाया गया है उसको ही वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है, या क्या सूरत हाल है। तो ये एक हफ्ता जो है वो तमाम तर इस हवाले से इन सारे शकों को, जो शक हैं उन सबको खत्म कर देगा। और इसके साथ साथ ही जो है अगर नाअहली जो है मियां साहब की ना नहीं भी खत्म की जा रही है या अगर ना किया जाए तो इसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के इस केस का खत्म करना होगा 12 जनवरी से पहले क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो तमाम तर फहरिस्तें हैं, वो जो कागजात नामजदगी हैं, फाइनल जो फहरिस्तें जारी की जाएंगी वो 12 जनवरी को होंगी कि कौन से जो शख्स हैं, जो रहनुमा हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं और कौन से नहीं। तो 12 जनवरी से पहले दोनों ही रहनुमाओं यानी कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए उनके इन केसेस को सुनना और उस पर फैसला सुनाना भी बहुत जरूरी होगा। जबकि इसके साथ ही दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए एस्टेब्लिशमेंट की, तो इस टाइम में एस्टेब्लिशमेंट किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट करने के इरादे नहीं रखती है, ये उनका ऐसा कोई ख्याल नहीं है। और वाज़ह तौर पर यह पैगाम भी दे दिया गया है तमाम सियासी रहनुमाओं को, तमाम जमातों को, कि अपने अपने जो फैसले हैं वो लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हम इस हवाले से आपके किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से ही सियासतदानों में आजकल ज्यादा बेचैनी भी है और तमाम तर जो सियासी रहनुमा हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उनका दबाव अदलिया पर बढ़ता जा रहा है। वो तमाम तरह अपने केसेस, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वाज़ह तौर पर यह कह दिया गया है कि हम पहले ही बहुत गंदे हो चुके हैं, आवाम पहले ही हमें इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा ट्रोल कर रही है कि हम किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं या उन्हें वजीर आजम बनाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा मसला है। तो लेकिन इस दफा में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि आप अपने तमाम तर मसाइल लेकर जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं या अदलिया के पास जाएं और वहां पर जाकर दायर करें। और अदलिया के पास ये इख्तियारात होंगे कि वो आइन और कानून के मुताबिक आप सबके जो फैसले हैं उन पर सुनाएं और लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। इस वजह से अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ही हमारी अदलिया जो है या अदालतें हैं वो वाकई में आजाद हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ऐसी रही है कि भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक तमाम ही जो फैसले दिए जाते हैं वो प्रेशर के तहत ही दिए गए और जिसका इन्हें अदलिया को या अदालतों को बहुत सालों के बाद यह बात याद आती है कि हम पर जो उस टाइम का जो हमने फैसला दिया था वो दबाव के तहत था। जैसे कि अब नून लीग ये कह रही है कि जो नवाज शरीफ को उस टाइम का अदलिया की जानिब से फैसला दिया गया था नाअहल करार देने का, वो दबाव के तहत था। और जब भुट्टो को फांसी दे दी गई थी इवन तक के एक पहले मुंतखब वजीर आजम को, तब भी जो है वो यही सुनने में आया कि अदलिया जो थी उस टाइम भी दबाव का शिकार थी। तो अदलिया पर तो हमेशा से ही दबाव रहा है, प्रेशर रहा है। सियासी जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़ी जो पावरें हैं, ताकत हैं, उनका हमेशा से ही प्रेशर रहा है। अब देखते हैं कि इस हवाले से अब जबकि जस्टिस काजी फाइजा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं तो वो इस हवाले से क्या रोल प्ले करते हैं और इसका जो जितने भी ये समाअत होने जा रही है 2 से 9 जनवरी तक, वो बहुत ही अहम केसेस हैं और इस पर क्या फैसले दिए जाते हैं। ये वाकई ही में एक चांस होगा कि अदलिया के पास जो उन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो प्रेशर के तहत फैसले देते। अब देखते हैं कि काजी फाइजा साहब जो हैं या उनका जो लार्जर बेंच होगा, क्या वो भी इस दफा में किसी बड़ी ताकत के प्रेशर में या दबाव में आकर फैसले देता है या आजादाना आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसले देगा। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब एक और मसला भी है लेवल प्लेइंग फील्ड का, जो कि आज भी जब जो कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से जांच पड़ताल जारी है और आज आखिरी दिन है 30 दिसंबर को, तो इस हवाले से भी बहुत ज्यादा जो रहनुमाओं थे उनके भी कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया। सिर्फ यही नहीं है कि पीटीआई के रहनुमाओं के ही कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है, उसमें नून लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है और बाकी के भी जितने भी सियासी रहनुमा हैं जो कि जिनको ये लगता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से या रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से कि वो अहल नहीं होंगे या उन पर कोई एतराजात हैं, तो उनकी जो कागजात नामजदगी है उनको मुस्तरद किया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से पीटीआई इस चीज को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा रही है कि हमारे जो रहनुमा हैं उनको ही खासकर टारगेट किया जा रहा है, उनके ही कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जा रहा है। और पीटीआई के जिन खासकर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी आइंदा के इंतखाबात के लिए मुस्तरद किए गए हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर तो इमरान खान साहब है, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, उसके बाद शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, हमाद अजहर, परवेज इलाही, मोनिस इलाही, वालदा उस्मान डार यानी कि उस्मान डार की वालदा साहिबा इस दफा इलेक्शन लड़ने जा रही थी ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में, लेकिन उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उसके साथ साथ ही अहलिया उमर डार भी जा रही थी, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। जुल्फकार मिर्जा, जरताज गिल के भी किए गए, यास्मीन राशिद के भी, कासिम सूरी भी। और अभी भी बहुत ज्यादा तकरीबन पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे अब तक के जितने भी रहनुमाओं ने कागजात तकरीबन
3000 तक के करीब जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करवाई हैं, लेकिन अगर इनमें से 70 या 80 या 90 के करीब होंगे जिन लोगों के कागजात नामजदगी अभी तक मुस्तरद किए गए हैं। तो इस हवाले से पीटीआई को यह भी एतराज है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और हमारे रहनुमाओं के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए जा रहे हैं और एक ये खुला तजाद है ताकि हम आइंदा कोई जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें क्लीन स्वैप ना कर सके। और इसके साथ साथ ही पीटीआई के रहनुमा असद कैसर साहब की जानिब से ये बयान सामने आया, उनके भी कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है आज के दिन। और उन्होंने कहा कि अगर एक ही शख्स यानी कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना है तो वैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दें, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं एक सिलेक्शन होंगी। और ये तो बात असद कैसर साहब जो है वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, अगर नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना ही है तो उसका वैसे ही नोटिफिकेशन जारी कर दे, अवाम के पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। और इस पर यह भी कहा गया कि अगर हमारे कागजात और खासकर पीटीआई के जो रहनुमाओं के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जा रहा है तो ये जो आइंदा के इंतखाबात होंगे वो दांधली ज़दा होंगे, वो साफ एंड शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब उमर डार को अगवा कर लिया गया है और उमर डार जो है वो उस्मान डार यानी कि पीटीआई के रुकन रह चुके हैं साबिक और अभी भी हैं और लेकिन अभी उन्होंने उस्मान डार की जानिब से सियासत को खैरबाद कह दिया गया है, लेकिन उनकी जगह उनकी वालदा उस्मान डार की इस दफा आइंदा के इंतखाबात जो होंगे वो सियालकोट से ख्वाजा आसिफ मोहम्मद के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनके कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन उमर डार को जो सुनने में आ रहा है कि अगवा कर लिया गया है, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वजह क्या है कि नामालूम जगह पर वो बैठकर थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है वो वीडियो बना रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या रियासत के खिलाफ जो थे वो बयानात उसमें जारी कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब कल के रोज ही जो आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब की जानिब से बहुत अहम जो उन्होंने अपना खिताब किया था और उसमें इस चीज के वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया गया था कि सोशल मीडिया पर जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं उसका एक तरह से यही मतलब जा रहा है दुनिया में कि रियासत जो है वो खत्म हो रही है या वो अपना वजूद खो रही है। तो इस हवाले से भी जिस तरह से अब देखते हैं कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस हवाले से भी बात की है कि सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट जो है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है, तो इसको किस तरह से कंट्रोल करना है। अगर इस हवाले से भी आर्मी चीफ की जानिब से अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो हो सकता है कि हालात काबू में आ जाएं, क्योंकि कुछ लोग तो वाकई में सोशल मीडिया पर आकर खुद से ही अपनी तरफ से ही जो बात नहीं भी हो रही होती उसके बारे में भी गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे होते हैं और आवाम उसकी बगैर तहकीकात किए हुए उसको आगे से आगे फैलाती जा रही है। और ये बात जो है वो आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब ने भी कही कि जब आप सोशल मीडिया पर किसी कंटेंट को देखते हैं तो आपके पास सिर्फ कॉपी करने का या शेयर करने का ऑप्शन होता है, या आपके उसके पास तहकीकात करने का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होता है, लेकिन लोग जो है उसको सिर्फ कॉपी करते हैं, शेयर तक की हद तक ही रखते हैं, इसकी तहकीकात में नहीं जाते हैं। तो इस हवाले से भी क्योंकि जिस तरह से पहले भी अगर देखा जाए कि जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब ने डॉलर माफियाज के खिलाफ जो था वो क्रैकडाउन किया गया और उसके बाद से मुआशी जो हालात थे उन पर भी अगर काबू पाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई हैं तो वो काफी कारआमद साबित हुई हैं। तो अगर हो सकता है कि अगर सोशल मीडिया के हवाले से भी वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो भी कारआमद साबित ही होंगी। आज और कल के 2 दिन के दरमियान जो है एक बहुत ही खास वीडियो सियासतदानों की जो थी वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और खासकर जिसमें जो 3 लोग बैठे हुए थे, खासकर उसमें मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं और उसके साथ साथ सादिक संजरानी साहब बैठे हुए थे। तो इस हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर रह चुके हैं पाकिस्तान को, उनकी जानिब से सादिक संजरानी साहब को सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि अब तो आपके जनरल फैज जो हैं वो तो चले गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे। मतलब अब आप जो उनका कहने का ये मतलब था कि पहले जो आपको कोई कमांड्स वगैरह सियासी हवाले से दी जाती थी या इशारे दिए जाते थे तो आप उनके कहने पर ही कर लेते थे, तो अब आप क्या करेंगे। जिस पर सादिक संजरानी साहब की जानिब से ये कहा गया कि अब आप है ना, मतलब कि एक तरह से ये भी है कि अगर देखा जाए कि किस तरह से सियासतदान, और इस बात पर यह भी था कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से ये जवाब दिया गया कि हम तो यहाँ पर ही हैं, क्योंकि आर्मी जनरल जो होते हैं, चीफ जनरल जो होते हैं वो 3 साल के लिए ही आते हैं, उन्हें 3 साल के लिए ही ओहदा दिया जाता है और उसके बाद कोई एक्सटेंशन के जरिए अगर अपनी जो सर्विस है उसको बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है, वरना उनका ओहदे की जो म्याद होती है वो 3 साल ही होता है। तो जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से कहा गया कि हम तो सियासत है, हम तो यहाँ पर ही रहेंगे, आप जनरल लोग हैं, आप ही आते या जाते रहते होंगे। यानी कि वो जो जनरल्स जिनके आपको सपोर्ट रही है, सादिक संजरानी साहब को असल में ये एक तरह का टोंट कर रहे थे और एक ये नहीं है कि वो इनके खिलाफ है। ये भी था कि जब सदर आसिफ अली जरदारी सदर थे
उस टाइम में वो सादिक संजरानी साहब को खुद ही जो थे वो डिप्टी सेनेट के चेयरमैन पर्सन बनाया गया था, उन्होंने खुद ही। लेकिन उसके बाद फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये ख्याल था कि आइंदा का जो हो गया वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को लेकर आना चाह रहे थे सियासत में, लेकिन उनको वो ओहदा नहीं दिया गया और उसके पर जो है वो सादिक संजरानी साहब को बिठा दिया गया। तो इस हवाले से उनके इस हवाले से थोड़ी बहुत होगी नाराजगी भी या उनका गुस्सा भी होगा। तो इस हवाले से वो टोन कर रहे थे कि अब तो आपके जो इशारे देने वाले थे, जो आपको कमांड्स देते थे, वो तो अब चले गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे। तो ये और इसके सारे मंजरनामे पर जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पास बैठे हुए थे और वो इस मंजर को जो था वो बिल्कुल ही एंजॉय करते हुए देख रहे थे। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल जो सियासी रहनुमा होते हैं वो खुद ही एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आते हैं सियासत में। अब एस्टेब्लिशमेंट खुद से तो नहीं कूद पड़ती है किसी भी सियासी पार्टी के अंदर, या खुद से आकर अपनी खिदमत पेश करने की तो पेशकश नहीं करती है। ये सियासतदान ही होते हैं जो लेकर आते हैं और फिर बाद में इनका यही रोना होता है कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया रहा है पाकिस्तान की तारीख के शुरू से ही। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।